नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 12th में हमारा 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स चल रहा था और उसमें हमने प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कर दी थी। उसके पश्चात प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन का अध्ययन कर लिया। आज के इस वीडियो में प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली एक नई परिघटना प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से प्रकाश के ध्रुवण पर आधारित है। इस वीडियो में सबसे पहले हम ध्रुवण को परिभाषित करेंगे, उसके पश्चात ध्रुवित प्रकाश का संसूचन और अंत में मेलस के नियम का अध्ययन करेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखिए, ध्रुवण को समझने से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। कुछ चीजें जो हमने 8वें चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़ी उसको मैं आपको याद दिला देता हूं। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करता है। और उस तरंग को देखिए किस तरीके से निर्मित कर सकते हैं। चलिए एक डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। और यहां पर मैं इस तरीके से एक साइन वेव आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ऐसे आप यहां पर ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है, वाई एक्सिस के अनुदिश तरंग का विद्युत क्षेत्र है और जेड एक्सिस के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है। जेड एक्सिस के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है। फिर अब देखिए, विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है वो इस तरीके से होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे। तो विद्युत क्षेत्र की जो कंपन है वो अक्ष वाई तल में होंगे और जैसा कि मैंने दिखाया है इस तरीके से इनकी डायरेक्शन होगी। ओके, ये विद्युत क्षेत्र के कंपन हमने यहां पर दिखाए हैं इस तरीके से। अब यहां पर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसी के साथ समान कला में कंपन करता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बोर्ड के तल के लंबवत बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, इस तरीके से कंपन करता है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कंपन करेगा तो विद्युत क्षेत्र इस तरीके से उसकी तरंग होगी। वैसे ये एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसमें विद्युत क्षेत्र इस तरीके से और चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से कंपन करता है। चुंबकीय क्षेत्र के कंपन को हम किसी दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये इस तरीके से इनके कंपन होंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हैं, इस तरीके से हम दिखा देंगे। इस तरीके से ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक समान कला में एक दूसरे के लंबवत तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है। यह है विद्युत चुंबकीय तरंग। यह हमने क्या दिखाई है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग दिखाई है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप समझेंगे कि इसमें विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है।
लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग का अधिकांश ऊर्जा का हिस्सा विद्युत क्षेत्र के द्वारा संचरित होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र को प्रकाश सदिश कहा जाता है। यह लाइन मैं आपके सामने रख देता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा, ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश हिस्सा विद्युत क्षेत्र के द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा संचरित होता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा संचरित होता है, संचरित होता है, इसलिए इसे मतलब विद्युत क्षेत्र को प्रकाश सदिश कहा जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश सदिश कहा जाएगा, प्रकाश सदिश कहा जाता है। ओके, यह आपको समझ आ जाना चाहिए कि प्रकाश सदिश का मतलब है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसमें विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट है उसी के द्वारा ही ज्यादातर एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है। इस कारण से विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट को, विद्युत क्षेत्र सदिश को प्रकाश सदिश कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग इधर जा रही है तो इसमें क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, विद्युत क्षेत्र वाला जो सदिश है इसको हम प्रकाश सदिश कहते हैं। और ये जो प्रकाश सदिश है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के चारों ओर मौजूद होते हैं। भाई एक जैसे हिस्से में कंपन इधर विद्युत क्षेत्र का हो रहा है तो उसके संगत चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक प्रकाश सदिश इधर होगा तो उसके संगत चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। लेकिन ये जो प्रकाश सदिश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर मौजूद रहते हैं। तो प्रकाश सदिश क्या रहेंगे? तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर मौजूद रहेंगे। थोड़ा सा इसको समझें कि जैसे हमारे पास में इधर कोई प्रकाश की तरंग संचरित हो रही है, ये प्रकाश की तरंग को हमने दिखाया है, और यहां पर मैं बात करता हूं कि प्रकाश सदिश ऐसे होंगे, प्रकाश सदिश इस तरंग के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होंगे, इस तरीके से होंगे। ऐसे प्रकाश तरंग जा रही है तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, प्रकाश सदिश चारों ओर मौजूद होते हैं। ठीक है, मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, ये जो प्रकाश सदिश है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र को इंगित करते हैं। तो किसी भी तरंग में जो प्रकाश की तरंग है उसके अंदर प्रकाश सदिश उस तरंग के चारों ओर मौजूद होते हैं। देखिए एक प्रकाश सदिश है, मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एक प्रकाश सदिश है तो उसके संगत उसका विद्युत क्षेत्र के संगत चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब जैसे प्रकाश सदिश ऐसे है तो उसके संगत भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चारों ओर मौजूद होंगे। जैसे इधर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है E1 तो उसके संगत चुंबकीय क्षेत्र B1, इधर विद्युत क्षेत्र है E2 तो इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा B2, इधर विद्युत क्षेत्र है E3 तो इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा B3। तो विद्युत क्षेत्र इस तरंग के चारों ओर मौजूद रहेगा। कि भाई कई बार दिमाग अपना ये कहता है चारों ओर कैसे आ गए, ये तो दो ही दिशाओं में होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग विद्युत क्षेत्र होंगे और वो कि जो कि क्या होंगे? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर मौजूद होंगे। ठीक है, जिनको हम प्रकाश सदिश कहते हैं। अब क्या है, इसको हम फिजिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे दिखाएं? तो इसको हम कहते हैं साधारण प्रकाश। इसको हम क्या कहते हैं? साधारण प्रकाश। और इस प्रकाश को किस तरीके से दिखा सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। साधारण प्रकाश को और क्या कहा जाता है? अध्रुवित प्रकाश
अब यहां पर आप ध्यान दें किस तरीके से हम अध्रुवित या साधारण प्रकाश को प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, दो तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे ये हमारे पास में प्रकाश की तरंग है जो कि बोर्ड के तल के लंबवत बाहर निकल रही है, बोर्ड के तल के लंबवत ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे बाहर आ रही है। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरंग के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होगा। इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। ये जो मैंने दिखाया है ये है प्रकाश सदिश विद्युत क्षेत्र। दूसरा तरीका क्या है कि तरंग इधर संचरित हो रही है, तरंग उधर जा रही है, तो उस स्थिति में जो प्रकाश सदिश हैं उनको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये अध्रुवित प्रकाश को दिखाने का तरीका है। इसमें प्रकाश सदिश के कंपन मैंने बोर्ड के तल में दिखाए हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है, देखो एक तो है बोर्ड के तल में, ये मैं जो डॉट लगा रहा हूं ये प्रकाश सदिश के कंपन को ही बता रहे हैं जो कि तल के लंबवत कंपन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो तल, ये जो एरो के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंपन है, प्रकाश सदिश के कंपन है इस बोर्ड के तल में, या आप कागज में लिखते हो तो कागज के तल में, कागज के तल में कंपन, तल में कंपन। और ये वाले जो आप डॉट देख रहे हैं यह है कागज के तल के लंबवत कंपन, कागज के तल के, कागज के तल के लंबवत कंपन है ये, लंबवत कंपन। ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समझ ले में, देखो यहां तो प्रकाश तरंग इधर संचरित हो रही है, इसमें कंपन ऊपर नीचे, ये कागज के तल में कंपन है। ये जो डॉट वाले निशान आप देख रहे हैं ये कागज के तल के लंबवत कंपन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें प्रकाश तरंग आ रही है बोर्ड के तल के लंबवत ऐसे, इसमें प्रकाश सदिशों को चारों तरफ दिखाया, जबकि इसमें दो ही दिशाओं में दिखाया, एक तो कागज के तल में, एक कागज के लंबवत, बोर्ड के तल में या बोर्ड के लंबवत। ठीक है, इस प्रकाश को हम साधारण प्रकाश कहते हैं जिसे हम अध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। अब मैं बात करूंगा ध्रुवण की, प्रकाश के ध्रुवण की। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना, बात आती है ध्रुवित प्रकाश होता क्या है। तो इनके जो प्रकाशिक सदिश हैं इनको एक ही तल में व्यवस्थित करने की जो घटना है उसी को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए कि साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाशिक सदिशों को एक तल में व्यवस्थित करने वाली घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। पुनः सुन लीजिए कि साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाशिक सदिशों को एक तल में व्यवस्थित करने वाली घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। डेफिनेशन में आपके सामने रखने जा रहा हूं, देखिए क्या है परिभाषा, देखिए प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब मैं डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं, क्या है, साधारण प्रकाश में, साधारण प्रकाश में उपस्थित, साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाशिक सदिशों को, प्रकाशिक सदिशों को एक तल में, एक तल में व्यवस्थित करने को, एक तल में व्यवस्थित करने को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, प्रकाश का
ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। ओके, अब यहां पर क्या होगा, प्रकाश की जो सदिश है वो एक तल के अंदर व्यवस्थित हो जाएंगे। ये हमारे पास में जैसे ये साधारण प्रकाश है जिसमें जो प्रकाश की तरंग है वो बोर्ड के तल के लंबवत कंपन कर रही है, लंबवत संचरित हो रही है और प्रकाशिक सदिश बोर्ड के तल में है। यहां पर आप देखें, ये मैंने यहां पर कुछ प्रकाशिक सदिश दिखाए हैं। प्रकाश तरंग इधर संचरित हो रही है, ये मैंने बोर्ड के तल वाले प्रकाशिक सदिश दिखाए हैं। ये बोर्ड के तल के लंबवत, ये जो डॉट मैं यहां पर बना रहा हूं, ये बोर्ड के तल के लंबवत प्रकाशिक सदिशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है अध्रुवित प्रकाश, जिसको हम साधारण प्रकाश भी कहते हैं। ये क्या है, साधारण प्रकाश, जिसको हम अध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश भी इसको कहा जाता है, अध्रुवित प्रकाश भी इसको हम कहेंगे। अब क्या होगा, इस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करने के लिए इसे किसी विशेष उपकरण के जरिए उपकरण से गुजारा जाता है, जैसे पोलेराइड है। ये एक ऐसा सिंथेटिक कांच का बना हुआ एक उपकरण है जिससे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। चलिए, इसको हम कैसे बदल सकते हैं, इस तरीके से तरंग है वो इधर संचरित हो रही है, या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, तरंग है वो ऐसे संचरित हो रही है। इस वाले प्रकाश को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे। चलिए ध्यान दीजिए, इस तरीके से तरंग इधर जा रही है और इसमें जो कंपन है वो इस तरीके से मौजूद है बोर्ड के तल में। तो ये हो गया है अब ध्रुवित प्रकाश, इसमें कंपन सिर्फ और सिर्फ एक ही तल के अंदर मौजूद है। यही डेफिनेशन है कि जो प्रकाशिक सदिश हैं उन प्रकाशिक सदिशों को एक तल में व्यवस्थित करने वाली जो घटना है, तो इसमें प्रकाशिक सदिश हैं वो बोर्ड के तल में भी हैं और बोर्ड के तल के लंबवत भी है, इसमें बोर्ड के तल के अंदर ही मौजूद है। दूसरे वाले प्रकाशिक सदिशों को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, या ये ऐसी वाली स्थिति में हो सकते हैं, इस सिचुएशन के अंदर भी हो सकते हैं, इस तरीके से ये हो सकते हैं। तो इसमें केवल एक ही तल में बोर्ड के तल के लंबवत कंपन बचे हैं, इसमें बोर्ड के तल में कंपन बचे हैं। तो इस तरीके से यदि कंपन होते हैं तो उस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। ओके, यहां तक तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए इसको थोड़ा समझा देता हूं कि जैसे हमारे पास में एक दृढ़ रस्सी है, एक रस्सी है जो कि दृढ़ आधार से बंधी हुई है, और उसको यदि एक सिरे से पकड़कर उसमें तरंग उत्पन्न करें, यहां से इसको पकड़ें और इस तरीके से तरंग उत्पन्न करें, तो इस तरीके की एक तरंग अपन को दिखाई देगी। ठीक है, अब मैं यहां पर ले रहा हूं एक गत्ता। क्या लेकर चल रहे हैं, हमें एक गत्ता लेकर चल रहे हैं। एक गत्ता इस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं, और इस गत्ते में क्या होता है, ऐसे आप ध्यान दीजिए कि एक गत्ता है और उस गत्ते में एक झिरी हमने निकाल रखी है, और वो जो झिरी है वो ऊपर से नीचे की ओर है। झिरी कैसे है, ऊपर से नीचे की ओर। इधर से हमने इस रस्सी को इस तरीके से झटका दिया तो इस झिरी से होती हुई ये कंपन करेगी। तो ये हमारे पास में एक तरीके से
इस तरीके की व्यवस्था है, इसके अंदर से इस तरीके के कंपन आर पार चले गए, इसमें से क्या हो गया, इस तरीके के कंपन इससे पारगमित हो गए। यहां पर क्या है, एक और व्यवस्था मैं आपको दिखाता हूं कि यदि इस गत्ते को आप क्या कर दें, पूरी तरह से इस तरीके से झुका दें, ऐसे इसके अंदर इस तरीके से कर दें, तो अब की बार जो रस्सी है आप इसको देखें, इसमें जो कंपन है वो आगे नहीं जाएंगे, इसमें जो कंपन है वो आगे, यहां से कंपन करोगे तो ये है इस तरीके से, ऐसे है, और इस तरीके से इसके अंदर जो रस्सी करेंगे, रस्सी को कंपन करेंगे, तो जो कंपन यहां से तरंग उत्पन्न होगी वो तरंग यहां तक जाएगी, उसके आगे संचरित नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो छिद्र है, जो झिरी है, वो इस तरीके से मौजूद है। तो यहां पर क्या हुआ, इस गत्ते के द्वारा इस तरंग को रोक लिया गया। ऐसी तरंग तो चली जाती है, ऐसी स्थिति के अंदर तरंग नहीं जाएगी। तो देखिए प्रकाश का ध्रुवण ऐसा ही है, उसमें से कुछ कंपन है वो आर पार चले जाते हैं और कुछ कंपन रुक जाते हैं। तो एक दिशा में व्यवस्थित जो प्रकाशिक सदिश है वो तो आर पार चले जाएंगे, अदर जो अन्य दिशाओं में जो प्रकाशिक सदिश मौजूद है वो उस गत्ते के द्वारा या उस उपकरण के द्वारा रोक लिए जाते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या है कि प्रकाशिक सदिशों के एक हिस्से को, एक तल वाले प्रकाशिक सदिशों को तो पार कर जाना और बाकी के प्रकाशिक सदिशों को रोक लेना। ठीक है, एक तल वाले ही पारगमित होंगे, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो उस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब थोड़ा सा एक डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं कंपन तल एवं ध्रुवण तल क्या होता है। चलिए ये हमारे पास में है एक डायग्राम, इसमें ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये हमारे पास में है जेड एक्सिस। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि इस तरीके से मैं एक तल का निर्माण कर रहा हूं, ऐसे इस तरीके से, और इस तल के अंदर सारे के सारे जो प्रकाशिक सदिश हैं वो इस तरीके से मौजूद हैं। तो इस तल को हम कहेंगे कंपन तल। प्रकाशिक सदिश जिस तल में कंपन करते हैं उसको हम कंपन तल कहते हैं, जो कि हमने यहां पर एक्स वाई तल के रूप में दिखाया है। अब यहां पर आप ध्यान दें, एक तल में और दिखा देता हूं, दूसरा रंग ले लेते हैं, व्हाइट ले लिया मैंने। ये वाला जो तल है इसमें जो कंपन मौजूद थे वो सारे के सारे कंपन यहां से हट चुके हैं, क्योंकि ये ध्रुवित प्रकाश है। तो इस तल को तो हम कहते हैं ध्रुवण तल, इसको तो क्या कहा जाता है, ध्रुवण तल कहा जाता है। इस तल को हम कहते हैं कंपन तल, इस तल को क्या कहा जाता है, कंपन तल, जिसके अंदर प्रकाशिक सदिश मौजूद होते हैं। और ध्रुवण तल जिसमें से सारे के सारे प्रकाशिक सदिश हट जाते हैं। कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है और उनका प्रतिच्छेद बिंदु प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा को इंगित करता है। चलिए ये जानकारी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो हम परिभाषित करते हैं कंपन तल कि ऐसा तल जिसमें प्रकाशिक सदिश कंपन करते हो, ऐसा तल जिसमें प्रकाशिक सदिश कंपन करते हो, कंपन तल कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। फिर देखिए ध्रुवण तल,
कि जिसमें मौजूद जो प्रकाशिक सदिश हैं वो सारे के सारे ध्रुवित हो जाएं, तो उसको हम ध्रुवण तल कहेंगे। तो ऐसा तल जिसमें मौजूद सभी प्रकाशिक सदिशों का सदिशों का ध्रुवण हो जाए ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है। ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होंगे। कंपन तल व ध्रुवण तल, कंपन तल व ध्रुवण तल 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है। इनकी जो प्रतिच्छेद रेखा है वो प्रकाश तरंग की संचरण की दिशा को इंगित करती है। ये हो गया कंपन तल और ध्रुवण तल। अब हम बात करेंगे प्रकाश का संसूचन करना। यहां पर है ध्रुवित प्रकाश का संसूचन करना कि भाई प्रकाश है वो ध्रुवित है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए हम यहां पर एक उपकरण लेंगे जिसका नाम है पोलेराइड। ये एक सिंथेटिक कांच होता है और इसमें इसके अणु इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि वो प्रकाशिक सदिशों के एक तल को आर पार जाने देता है, बाकी के प्रकाशिक सदिशों को रोक लेता है। एक कांच का ही रूप है। थोड़ा सा पोलेराइड के बारे में मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए प्रकाश का संसूचन करने का मतलब है ध्रुवित प्रकाश का पता लगाना। ध्रुवित प्रकाश का पता लगाना, ध्रुवित प्रकाश है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम पोलेराइड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करने वाले हैं, पोलेराइड। तो पोलेराइड एक प्रकार का कांच है, सिंथेटिक कांच है। ये क्या है, सिंथेटिक कांच से बना हुआ है। अब इसमें है क्या, इसमें क्या है, इसके जो अणु है वो इस तरीके से है कि वो प्रकाशिक सदिशों के एक तल में मौजूद प्रकाशिक सदिशों को पारगमित होने देता है, बाकी के सारे प्रकाशिक सदिशों को रोक लेता है। यह एक ऐसा उपकरण है, ऐसा कांच है। ये एक तल में मौजूद प्रकाशिक सदिशों को, एक तल में मौजूद प्रकाशिक सदिशों को जाने देता है, बाकी प्रकाशिक सदिशों को रोक लेता है, बाकी प्रकाशिक सदिशों को रोक लेता है। ओके, बाकी के प्रकाशिक सदिशों को क्या कर लेगा, ये रोक लेगा। ठीक है। ये एक ऐसा उपकरण है, इसको दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाएंगे, ये जैसे हमारे पास में है। और इसमें जो क्या होते हैं, ये इसकी अणुओं की संरचना कुछ इस तरीके से होती है कि यहां पर अणु इस तरीके से व्यवस्थित होंगे। ऊपर नीचे हमने यहां पर दिखाया है, ऊपर नीचे वाले प्रकाशिक कंपनों को ये अपने में से जाने देगा, बाकी के सभी प्रकाशिक सदिशों को रोक लेगा। इनकी इस अक्ष को हम कहते हैं, ये पोलेराइड दिखाया हमने, क्या दिखाया है, पोलेराइड। और इनको हम कहते हैं प्रकाशिक सदिश। इनको क्या कहा जाता है, प्रकाशिक अक्ष कहा जाता है। और इस प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश जो प्रकाशिक सदिश होंगे उनको ये पार होने देगा, बाकी को ये रोक लेगा। ठीक है। अब देखिए पोलेराइड कहां यूज में आता है, इसको थोड़ा सा समझो भाई।
कि जैसे धूप का चश्मा आपने देखा होगा कि धूप के चश्मे के अंदर जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो हमें उतनी धूप दिखाई नहीं देती जितनी एक्चुअल में होती है। आप नंगी आंखों से धूप को देखो तो अपनी आंखें हैं वो खुलती नहीं है, लेकिन जैसे ही आप धूप के चश्मे को पहनकर जाते हैं, धूप का चश्मा आप लगा लेते हैं, तो हमें मैदान में बाहर जो जितना प्रकाश होता है उससे कम प्रकाश या छाया जैसा दिखाई देता है, धूप कम प्रतीत होती है। तो उस चश्मे को हम धूप का चश्मा, एक्चुअल में वो पोलेराइड कांच ही होता है। उस चश्मे में लगा जो कांच होता है वो क्या होता है? पोलेराइड कांच। वो एक दिशा में कंपन करने वाले प्रकाश को अपने में से जाने देगा, बाकी के प्रकाश को रोक लेगा। इसलिए हमें धूप का चश्मा लगाने के बाद में मैदान में छाया जैसी प्रतीत होती है, दिखाई देती है। ओके, इसके अलावा देखिए जो पोलेराइड है इसका उपयोग धूप के चश्मे में तो होता ही है, फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में भी इसका उपयोग होता है, सामने वाली जो लाइट होती है, सामने वाला जो कांच होता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। आपने रात के समय देखा होगा कि सामने से जब कोई गाड़ी आ रही होती है तो आंखों में इतनी रोशनी गिरती है, इतनी चकाचौंध होती है कि हमें उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो गाड़ी है उसके सामने का जो कांच है उसमें पोलेराइड कांच का प्रयोग कर लेते हैं ताकि वो चकाचौंध कम गिरे, कम चकाचौंध गाड़ी में प्रवेश करे। तो वो क्या करता है, कुछ प्रकाश को रोक लेता है, कुछ प्रकाश को क्या कर देगा, रोक लेगा, जिससे हमें चकाचौंध प्रतीत नहीं होगी। आ गई बात समझ में? तो ये है पोलेराइड। अब मैं अपने टॉपिक की ओर चलता हूं, प्रकाश का संसूचन करना। संसूचन का मतलब है पता लगाना कि वो ध्रुवित प्रकाश है या नहीं है। अगले पेज की ओर ले चलता हूं। देखिए इसके लिए हम दो पोलेराइड लेंगे। इसके लिए हम कितने पोलेराइड लेने वाले हैं? ये हमारे पास में एक पोलेराइड है, ये हमारे पास में दो पोलेराइड है। देखिए थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए कि इधर इस तरीके से ये प्रकाशिक सदिश हैं जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर है। इसमें भी प्रकाशिक सदिश ये मैंने व्हाइट वाली लाइन से दिखाए हैं, ऊपर से नीचे ही दिखाए हैं। अभी कर लेंगे इनको व्यवस्थित। ये हमारे पास में अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। इस तरीके से अध्रुवित प्रकाश मौजूद है। ऐसे इसके अंदर देखिए कंपन एक तो हमने बोर्ड के तल में दिखाए हैं, एक बोर्ड के तल के लंबवत दिखाए हैं। इसको हम कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश, इसको हम साधारण प्रकाश भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? साधारण प्रकाश भी इसको कहा जाता है। ओके, ये एक पोलेराइड है, इसको हम बोलेंगे ध्रुवक। इसका नाम क्या दे दिया हमने? ध्रुवक नाम दे दिया है। और ये भी एक पोलेराइड है, इसको हम घुमाएंगे, इसको हम कहेंगे विश्लेषक। इसको हम क्या कहेंगे? विश्लेषक। और यहां से हम बाहर मौजूद वस्तुओं को देखेंगे। यहां से हम क्या करने वाले हैं? बाहर से मौजूद वस्तुओं को यहां से देखने वाले हैं। ये हमारी आंख है, ये हमारी क्या है? आंख है। ओके, ये हमारी आंख है, हमारा नेत्र है। ओके, ये आंख है, यहां से देख रहे हैं। देखो एक बार समझो आप इसको, क्या है, कैसे हम किसी प्रकाश के बारे में पता लगाएंगे कि वो ध्रुवित है, अध्रुवित है या आंशिक रूप से ध्रुवित है। तो इसके लिए क्या करना है? एक पोलेराइड लेना है जो कि जिधर से वस्तु है, जिससे प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है, उधर रखा हुआ है, उसको हम कहेंगे ध्रुवक। उसे क्या कहेंगे?
ध्रुवक। एक हमारी आंख की तरफ होगा जिसको हम कहेंगे विश्लेषक, और इस विश्लेषक को हम 360 डिग्री तक पूरा एक चक्कर लगाएंगे। इसको स्थिर रखना है। इसको क्या करना है? स्थिर रखना है। देखिए विद्यार्थियों, यदि ये प्रकाश का पूर्णतः ध्रुवण कर दें तो हमें ऐसा प्रकाश प्राप्त होगा। हमें यहां पर इस तरीके का प्रकाश प्राप्त होगा। ऐसा यदि क्या हो, तो ध्रुवक है वो प्रकाश का पूरी तरह से ध्रुवण कर दे, पूरी तरह से ध्रुवण कर दे। हालांकि सारे के सारे पोलराइड ऐसे नहीं होते जो पूर्णतः ध्रुवक के रूप में काम करें। अब देखें, यहां से प्रकाश ऐसा प्राप्त हुआ, हम क्या करते हैं, अब इसको घुमा देते हैं, पूरा घुमाएंगे। जब इसकी प्रकाशिक अक्ष और इसकी प्रकाशिक अक्ष सेम होती है तब हमें ये प्रकाश की किरणें ऐसे के ऐसे ही, ये वाले ऊपर नीचे वाले कंपन, ऊपर नीचे वाले कंपन इसमें से आर पार हो जाएंगे, इसमें से भी आर पार हो जाएंगे। यहां हमें उच्च तीव्रता प्राप्त होगी। क्या मिलने वाली है? उच्च तीव्रता प्राप्त होगी। और जैसे ही ये घूमता घूमता इधर इस तरीके से आ गया, मतलब ये ऐसे था और घूमकर ऐसे आ गए इनके प्रकाशिक अक्ष। पहले ऐसे थे, अब घूमकर यदि इस तरीके से आ जाए प्रकाशिक अक्ष, तो इसमें से प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। ये वाले जो ऊपर नीचे वाले कंपन है वो भी यहां से रुक जाएंगे, इसके जरिए रुक जाएंगे। तो इसको जब यहां से आधा चक्कर भी घुमाएंगे ना, तो एक बार 0 हो जाएगी तीव्रता, फिर वापस क्या हो जाएगी? अधिकतम। ये ऐसे वाली स्थिति थी और ऐसी वाली स्थिति में पहुंच गया, बिल्कुल ऐसे वाली स्थिति के अंदर। ठीक है, फिर वापस पूरा चक्कर लगाएंगे तो 2 बार तीव्रता इसकी अधिकतम होती है और 2 बार शून्य होती है। तो ये वाला जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा होगा? देखो इस चीज को समझ लो, मैं आपके सामने रख देता हूं। विश्लेषक को 360 डिग्री तक घुमा रहे हैं हमें। विश्लेषक को 360 डिग्री तक घुमाने पर, विश्लेषक को कितना घुमा रहे हैं? 360 डिग्री तक घुमाने पर क्या होगा? देखिए क्या होने वाला है। 2 बार तीव्रता अधिकतम होगी तो 2 बार शून्य हो जाए। 2 बार तीव्रता क्या हो? 2 बार तीव्रता अधिकतम, 2 बार तीव्रता अधिकतम व 2 बार शून्य, 2 बार शून्य प्राप्त हो तो ध्रुवक से प्राप्त प्रकाश, ध्रुवक से प्राप्त प्रकाश कैसा होगा? ध्रुवक से प्राप्त जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा? ध्रुवित। देखो इसको समझ लो कि यदि इसको पूरा एक चक्कर घुमा दें तो इधर जो तीव्रता है वो 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य प्राप्त हो जाए, तो ये वाला जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश होगा। ये जो ध्रुवक है वो उस प्रकाश का पूर्णतः ध्रुवण कर देता है। क्या कर देता है? ध्रुवण कर देता है। अगली स्थिति क्या है? 2 बार अधिकतम, 2 बार तो क्या मिले अपन को? 2 बार तीव्रता क्या मिले? तीव्रता अधिकतम और 2 बार न्यूनतम, वह 2 बार शून्य नहीं मिलनी चाहिए, 2 बार न्यूनतम यदि प्राप्त होती है, न्यूनतम, तो जो प्रकाश है वो आंशिक ध्रुवित होगा। प्रकाश क्या होगा? आंशिक ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त होगा। इसको आप समझ ले कि यदि इसको पूरा का पूरा एक चक्कर घुमा दें, 2 बार तीव्रता, तो इसकी अक्ष समांतर होगी तब तीव्रता अधिकतम मिलनी है। और जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत प्रकाशिक अक्ष से होगी तब वहां तीव्रता न्यूनतम मिल रही है। इसका मतलब प्रकाश है उसका कुछ हिस्सा क्या है? अभी भी ध्रुवित नहीं हुआ है, उसका ध्रुवण नहीं हुआ है, तो वो आंशिक ध्रुवित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंशिक। और पूरा एक चक्कर घुमाने पर तीव्रता न बदले, तीव्रता अपरिवर्तित रहे। तीव्रता क्या रहे? अपरिवर्तित।
पूरा का पूरा चक्कर घुमा दिया, लेकिन उसकी तीव्रता में कोई बदलाव नहीं आए, तो अध्रुवित प्रकाश होगा, उसका ध्रुवण नहीं होगा। हमें कैसा प्रकाश प्राप्त होगा? अध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। इसको आप देख लेवे, समझ लेवे, क्लियर कर लेवे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपना इस वीडियो का अंतिम पार्ट, मेलस का नियम। अभी जो हमने ध्रुवक और विश्लेषक बताया, उसी के आधार पर मेलस ने एक नियम दिया कि जो विश्लेषक है उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य की कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होते। नियम मैं आपके सामने लिखता हूं, फिर उसके बाद में इसके आगे चर्चा करेंगे। क्या है नियम? विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक व ध्रुवक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य, प्रकाशिक अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, या के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा है ध्रुवक और ये है विश्लेषक, इधर से हम देख रहे हैं ये हमारा नेत्र है। ठीक है, इधर से प्रकाश आपतित हो रहा है, इधर से प्रकाश का आपतन हो रहा है, यह ध्रुवित प्रकाश है। अब इसकी जो प्रकाशिक अक्ष है वो ऐसे और इसमें किसी एंगल पर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तब ये जो नियम कहता है आई समानुपाती होता है कोस स्क्वायर थीटा के। दोनों की जो प्रकाशिक अक्ष है वो मैंने यहां पर व्हाइट लाइन से दिखाई है। दोनों के बीच का कोण यदि थीटा है तो आई है वो समानुपाती होगा कोस स्क्वायर थीटा के। इसके समानुपाती होगा, कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होगा। अब यहां से यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आ जाएगा आई स्क्वायर, और ये जो आई स्क्वायर है वो अधिकतम तीव्रता को रिप्रेजेंट करता है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को बताता है। किसको बताता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस आपके सामने पुट करेंगे। देखिए, स्थिति फर्स्ट, पहली जो स्थिति है वो हमारे पास में देखिए क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब है कि ये आपके पास में ध्रुवक, ये विश्लेषक, इधर ये अध्रुवित प्रकाश है, इधर आपका नेत्र लगा हुआ है। ठीक है, इसकी प्रकाशिक अक्ष ऐसे है, इसकी प्रकाशिक अक्ष भी ऐसे है। इसको हम कहते हैं समांतर व्यवस्था। इसको क्या कहा जाता है? समांतर व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब इस स्थिति के अंदर तीव्रता कितनी होगी? आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कोस स्क्वायर 0 डिग्री, तो आई बराबर अपने पास में आ चुका है आई नॉट, आई बराबर क्या आ गया है? आई नॉट आ चुका है। कोस स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगली स्थिति देखें, स्थिति सेकंड,
स्थिति सेकंड, इसमें हमारे पास में थीटा बराबर है 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब समझिए आप, यहां पर ये अपने पास में एक तो प्रकाशिक अक्ष ऐसे है और इसमें प्रकाशिक अक्ष इस तरीके से है, दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री है। तो इसको हम कहते हैं क्रोसित व्यवस्था। इसको क्या कहा जाता है? क्रोसित व्यवस्था कहा जाता है। इस स्थिति को हम क्रोसित व्यवस्था कहेंगे। और क्रोसित व्यवस्था वाली स्थिति के अंदर देखिए क्या होगा, I बराबर आई नॉट कोस स्क्वेयर 90 डिग्री। कोस 90 का मान 0 होता है तो I बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्रोसित व्यवस्था वाली स्थिति के अंदर जो तीव्रता है वो 0 प्राप्त होगी। ठीक है, एक और स्थिति में आपको बता देता हूं, स्थिति थर्ड और तीसरी वाली जो स्थिति है इसमें थीटा बराबर में ले लेता हूं 45 डिग्री। इसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो आप देखते जाइए। I बराबर I0, ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस कंडीशन के ऊपर कई बार पूछ लेते हैं। तो कोस स्क्वेयर 45 डिग्री, देखिए कोस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वेयर करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2। तो अपने पास में जो तीव्रता आएगी वो I0/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? I0/2। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रकाश के ध्रुवण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तरंग प्रकाशिकी से रिलेटेड ये अंतिम टॉपिक था। आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स या वीडियोज का कोर्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं BCS अकेडमी। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अपने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हैंड रिटन नोट्स और वीडियोज के कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक IIT नीट से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स और कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको प्राप्त मिल जाएगा। आज ही जाइए, अपना मनपसंद का कोर्स परचेज कीजिए और अच्छे से ढंग से मेहनत कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।